नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस होता है। तो इस दिवस पर खास हमने आमंत्रित किया है श्रीमती लता राणा जी को। लता जी एक प्रसिद्ध एडवोकेट होने के साथ साथ किशोर न्यायालय से जुड़ी हुई हैं। आप जेल विजिटर भी हैं और नैनीताल हाई कोर्ट में बोर्ड ऑफ जुडिशल बोर्ड ऑफ की मेंबर भी हैं। तो आज हमारी दृष्टि दिव्यांग एवं अन्य महिलाओं के साथ हमारा रेडियो 91.2 NIVH हेलोदून एक कार्यक्रम बनाने जा रहा है, जिसमें आप सभी को हमने आमंत्रित किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे साथ है फिजी गोयल। और फिजी गोयल एक दृष्टि दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी हैं, जो कि लता राणा जी का खास इंटरव्यू लेंगी और साथ में आप सब लोग भी जुड़े, अपनी समस्याओं से इनको रूबरू कराएं तो शायद उनके कुछ हल निकले। तो अब मैं आग्रह करूंगी फिजी गोयल से कि आगे का कार्यक्रम वो संभाले। जी फिजी जी। Good morning everybody. Good morning. I am Fizi Goel from TCP department और मैं यहाँ पर सेल्फ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग NIEP रीडिंग में करने आई हूँ एंड आई एम असिस्टेंट टीचर इन नकुल ब्लॉक सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे लता जी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है, जो कि जुवेनाइल कोर्ट में लीगल एडवाइजर हैं, DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैनल एडवोकेट हैं, SLSA नैनीताल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नैनीताल की बोर्ड मेंबर हैं। ये मैम जेल विजिटर भी हैं, काउंसलर एंड मीडिएटर। मैं मैम का इंटरव्यू लेने से पहले आज के खास दिन के बारे में कुछ इतिहास बताना चाहती हूँ। हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश और दुनिया भर में महिलाओं में बढ़ती हिंसा को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने फैसला लिया कि इस दिन को मनाया जाए। हमारे देश में महिलाएं फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली टॉर्चर बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला यूनाइटेड नेशंस ने लिया। अब इसकी एक स्टोरी है, स्मॉल स्टोरी, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 25 नवंबर 1960 में 3 सिस्टर्स थी एंड दे वर ब्रूटली assassinated। उनकी हत्या कर दी गई इन द डोमिनिकन रिपब्लिक ऑन द ऑर्डर ऑफ डोमिनिकन डिक्टेटर। और उनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई और वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। तो 17 दिसंबर 1999 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 25 नवंबर का दिन तय किया कि इस दिन को मनाया जाएगा 25 नवंबर को हर साल। एंड फ्रॉम 25 नवंबर 2000 इस दिन की शुरुआत कंटिन्यूअसली हर साल इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में भी कई कानून बने हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए, जैसे घरेलू हिंसा कानून, दहेज उत्पीड़न, और ये जो छेड़छाड़ के गली मोहल्लों में लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है, ये पहले पेलेबल हुआ करता था, बट अभी नॉन पेलेबल ऑफेंस हो गया है। इसमें जो क्रिमिनल है, मतलब जो भी ऐसे छेड़छाड़ करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, अब वो नॉन पेलेबल, अब उसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन इतने कानून बनने के बावजूद भी हमारे देश में हिंसा रुकने का नाम ले ही नहीं रही है, वो हिंसा बढ़ती जा रही है। हमारे देश में महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अब उसके लिए हमारे साथ लता मैम है और ये मैम हमें जागरूक करेंगी कि महिलाओं को कैसे अपने अधिकारों के लिए सचेत होना चाहिए। क्योंकि कानून तो देखिए अपना काम करेगा ही और करता रहेगा, लेकिन अगर महिलाएं ही जागरूक नहीं होगी तो कैसे चलेगा। लता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो चैनल पे। प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि महिलाएं कैसे जागरूक अपने अधिकारों के लिए हों।
थैंक यू सो मच। एक बार लता मैम के लिए सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और मैं आग्रह करूंगी लता मैम से कि पहले वो अपने बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे साथियों को बताएं। जी मैम। हेलो हेलो बच्चों, हेलो बोलो सही सबको। जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही चुकी है मैम, दोनों मैम ने दिया है। और मेन तो ये है कि हम डीएलएसए के पैनल में हैं, उसी से हमारी पहचान है। फिर हम रिटेनर लॉयर बने और जेल विजिटर बने, मीडिएटर, काउंसलर और जेजे बोर्ड वो होता है जहाँ 18 से कम साल के बच्चों द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है, मतलब कोई अपराध कारित किया जाता है, तो उसके लिए स्पेशल एक कोड बनाइए जहाँ जो जज नहीं कहलाते उनके बोर्ड के अध्यक्ष कहलाते हैं वो, और वो यूनिफॉर्म में नहीं बैठते, 2 उनके मेंबर होते हैं और उनसे वैसे ट्रीट नहीं होता जैसे बड़ी कोर्ट में मुलजिम जैसे एक्यूज समझते हो ना बाबू, जिसने कोई अपराध किया है, अपराधी है ना, तो उन्हें जैसे ट्रीट किया जाता है। तो जेजे बोर्ड में वैसे ट्रीट नहीं किया जाता, उनसे बहुत आराम से बात की जाती है, उनकी भावनाएं आहत ना होए, क्योंकि वो बच्चे हैं। तो इसलिए जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन हुआ था। वहाँ पर 18 से नीचे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, और वो पहले तो बाल अपराधी कहे जाते थे, और अब विधि विरुद्ध बालक या विधि विरुद्ध बालिका कहलाती हैं। उसमें एक्यूज का नाम ही नहीं आता, ना अभियुक्त ना अभियुक्ता। उनको एक बहुत अच्छे तरह से जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, जैसे यहाँ पर जज होते हैं बड़ी कोर्ट में, वहाँ वो अध्यक्ष कहलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, मतलब ट्रीट उन्हें एक बच्चे की तरह ही किया जाता है। वो हो गया जेजे बोर्ड। दूसरा मैम ने बताया घरेलू हिंसा। आपने देखा होगा कि पहले भी घरेलू हिंसा होती रही है, घर में ही होती है, जैसे शादी से पहले भी होती है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही महिला पे घरेलू हिंसा हो। शादी से पहले भाई है, तुम वहाँ नहीं जाओगी, तुम किससे बात कर रही थी, तुमने काम ऐसे क्यों किया है, मार पिटाई भी होती है ना। तो घरेलू हिंसा का शिकार, और मोस्टली अब जो है शादी के बाद जो कानून बना है सन 2005 में बना है, जो महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, चाहे वो सास द्वारा हो, चाहे वो ससुर हैं, हस्बैंड हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जो भी उस घर में रह रहे हैं। और इसमें जो है घरेलू हिंसा में 3 तरह से होती है ये: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर एंड फाइनेंशियली टॉर्चर। मेंटली टॉर्चर में जैसे आपको ताने दिए गए, शादी के बाद आ गए, तेरे माँ बाप ने क्या दिया, तुझे घर का काम नहीं करना सिखाया, इस तरह से वो शब्द कहना जो आपको अंदर तक बींध जाते हैं, आई मीन हर्ट होते हैं आप मानसिक रूप से, वो मेंटली टॉर्चर हो गया। फिजिकली टॉर्चर आप लोग जानते ही होंगे, मार पिटाई, गाली गलौज कर दिए, मार पिटाई कर दिए। और जो आपका फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल टॉर्चर ये है कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया है, आप घर से दहेज लेके आए, आप 50 लाख लाएँ, आप 50,000 लाएँ, किसी भी तरह से आर्थिक टॉर्चर। उसके लिए पहले कोई कानून नहीं था, पर 2005 में वो कानून बना है कि आप एक एप्लीकेशन, जो भी पीड़ित महिला है वो कहलाएगी व्यथित महिला, डीवी एक्ट में, वो एक एप्लीकेशन, उसमें सारी बातें लिखकर कोर्ट में मूव करेंगी। और उसके लिए चूंकि सभी को कानून की जानकारी नहीं होती, उसके लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत होती है। तो जो सक्षम है महिलाएं, तो वो तो प्राइवेट एडवोकेट कर लेती हैं, और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, उनके लिए हमारा डीएलएसए है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हमारे साथ सुनीता सिंह है, वो वहाँ पर फ्रंट ऑफिस में है, और वहाँ की पीएलवी है। तो ऐसे लोग जो आते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो ली जाती है एडवोकेट के लिए, वो मैडम ही लेती हैं। फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उसमें ये भी उन्हें क्या चाहिए, वकील चाहिए तो वकील के लिए हायर करते हैं, उन्हें निःशुल्क वकील दिया जाता है। निःशुल्क मतलब वो अपनी फ़ीस नहीं लेगा और आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। और ये है कि हाँ, जो टाइप का और जो टिकट वगैरह लगते हैं, सिर्फ उसका खर्चा आपको देना है, वरना वो आपसे फ़ीस नहीं लेगा। उसके बाद जो है कोर्ट में वो एप्लीकेशन जाएगी। एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चाहिए वो आप लिखेंगे। वहाँ रहने का अधिकार चाहिए, या आपको अलग किराए का कमरा चाहिए, और आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आपको मेंटेनेंस चाहिए, आपको अपने लिए मेंटेनेंस चाहिए। वो उसमें बने 18 से 23 तक
जो उसमें सेक्शन होते हैं उसके तहत मिलता है। उसके बाद कोर्ट एक ऑर्डर करती है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट लगवाई जाए। हर क्षेत्र के एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, वहाँ जाएंगे, वो लेडी, मोस्टली लेडी होती हैं, तो वहाँ आप या तो आपके बयान लिए जाएंगे या आप रिटर्न में देंगे कि आपको क्या क्या चाहिए और आपके साथ क्या क्या हुआ है उस घर में। तो वो टिक लगाएंगी कि इनको इस चीज़ की, जैसे मेंटेनेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो उस पर टिक लगाएंगी। रहने के लिए हो सकता है भाई जो आपके पेरेंट्स हैं इतने सक्षम नहीं हैं कि आपको पाल सकें, तो वो टिक भी लगाएंगी कि भाई ये रहने का भी चाहिए। उसके बाद कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी और दूसरी पार्टी को नोटिस भेजेगी। ये एक सिविल प्रक्रिया है। दीवानी प्रक्रिया, सिविल और फौजदारी में दो अंतर है। फौजदारी वो जिसमें पुलिस का इंटरफेरेंस होए और सिविल वो जिसमें पुलिस का इंटरफेरेंस नहीं होता। बट इसमें बाद में पुलिस का इंटरफेरेंस हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि दूसरी पार्टी समन लेती ही नहीं और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको इतना पैसा, दूसरी पार्टी के लिए ऑर्डर हो जाता है कि आपको इतना पैसा अपनी वाइफ को देना है। उसके बाद अगर वो नहीं देता तो उसमें रिकवरी डलती है। रिकवरी के बाद वो अगर नहीं आता तो पुलिस उसे अरेस्ट करके लाती है, तो वहाँ पुलिस का इंटरफेरेंस हो जाता है, इसलिए वो सेमी कहलाता है, DV एक्ट। एक महिलाओं के लिए कानून बना है 125, पहले से ही है वो, उसमें सिर्फ भरण पोषण का है। आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपको जो है कहीं रहने के लिए भी अगर किराए का भी चाहिए तो आपको वो पैसा भी चाहिए, आपके बच्चे हैं तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी चाहिए, तो वो 125 के तहत एक केस बनता है, उसे कहते हैं मिसलेनियस केस। वो मूल केस नहीं होता, उसमें आप इंटरिम भी मांग सकते हैं। DV एक्ट में भी आप इंटरिम मांग सकते हैं, अंतरिम भरण पोषण, कि भाई हमने दावा डाला है, हमने वकील को इतनी फीस दी है और हमारा इतना खर्चा हुआ है, हमारे आने जाने का खर्चा कोर्ट हमें मेन केस सुनने से पहले इससे डिसाइड कर दिया जाए। ऐसा ही 125 में एक आपका आता है 498A IPC, इंडियन पेनल कोड। जानते हैं बच्चों आप लोग? यस मैम। है ना, इंडियन पेनल कोड के तहत आता है। उसमें 3/4 भी लग जाता है ये आपका डाउरी का केस। उसमें यह है कि पहले तो ये था कि आप डायरेक्ट वहाँ पर थाने में रिपोर्ट लिखा देते थे और जितनों के खिलाफ लिखाते थे सबके सबको पुलिस अरेस्ट करती थी। अब एक क्योंकि जब कानून को ये लगा कि इसका मिसयूज़ हो रहा है 498 का, तो उन्होंने अब थोड़ी उसमें तब्दीली कर दी है। आपका पहले महिला हेल्पलाइन में जाएंगे, वहाँ से केस अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो वो थाने भेजेंगे। थाने में जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट किया जाएगा वो फ़ोन करके सेक्शन 41 का नोटिस अभियुक्तगण जो बनाए गए हैं उन्हें दिया जाएगा और उनके बयान होते हैं। उस बयान पर वो डिसाइड करते हैं कि वास्तव में कौन अभियुक्त है। पता लगा पूरे ख़ानदान का नाम लिखा दिया है, जिस लड़की की शादी हो चुकी है, बहुत दूर हो चुकी है, उसका नाम भी कि ये भी टॉर्चर करती है, अपने नंदोई का नाम भी लिखा दिया, तो वो उन लोगों को देखती है कि अगर उनका कोई ऐसा रोल नहीं है तो निकाल देती है। मोस्टली जो है लड़का और उसकी मदर के जहाँ तक अब ये केसेस आए हैं उन्हीं के खिलाफ वो मुकदमा चलता है, वो जमानत वगैरह कराते हैं, वो आगे की प्रोसीडिंग है। तो महिलाओं के लिए बहुत कानून बने हैं और एक जो अब नया आया है वो है पॉक्सो एक्ट। शायद आपको पता होगा, 18 से नीचे लड़का या लड़की, इसमें दोनों हैं, जिसके साथ भी मोलेस्टेशन हुआ है तो वो जो है वो कंप्लेंट या तो उनके घर वाले करेंगे, और 15 साल की अगर लड़की है तो वो खुद भी एक FIR करवा सकती है। उसका एक हीनियस क्राइम में ये माना जाता है, क्योंकि यह है कि क्योंकि वो छोटी है। आपने सुना होगा कि 10-10 साल की लड़कियां, 4 साल की लड़कियां, रेप एंड मर्डर होता है, तो उसमें जो है उसमें सज़ा भी उसी हिसाब से है, 10 साल भी है, 20 साल भी है, फांसी भी है और आजीवन कारावास भी। ये दोनों के लिए ऐसा नहीं है कि लड़कियों का ही जो है मोलेस्टेशन हो रहा है, लड़कों का भी होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में भी होता है, घर में भी कुछ अपने ऐसा कर देते हैं, उनके साथ मोहल्ले में होता है, उनके रिश्तेदार कर देते हैं, तो उन सब के लिए ये कानून बना है। अब मुझे ये बताइए, आपको अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो तो। हाँ जी पूछिए, ये लीजिए। सबसे पहले मैम प्लीज जोर से ताली बजाइए। मैम ने इतना अच्छा बताया। मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, हमारे देश में महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, बट क्या ये कानून कहाँ तक कारगर है? पहला क्वेश्चन है मैम आपके लिए।
हाँ जी, देखिए किस तरह से आप परस्यू कर रहे हैं अपने केस को, जेन्युइन केस को। और जैसे आपने कहा कि कितना तक ये जाता है, उसमें यह है कि कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। वो इसलिए होती है कि एक ही केस नहीं होता कोर्ट के पास, केसेस की संख्याएं बढ़ती हैं। और कभी ये होता है, सपोज़ कोई गवाह बुलाए, जैसे पीड़िता ही बुलवा ली है पॉक्सो में और वो नहीं आ पाई या उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो एक तारीख एक्सटेंड हो जाती है। न्याय सबको मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मोस्टली मिलता है। और अगर आपको लगता है कि आपको लोअर कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिला, तो उसके बाद आपकी सेशन कोर्ट है। अगर सिविल प्रक्रिया है, जैसे डीवी एक्ट है, तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको वहाँ भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आपके लिए हाई कोर्ट है, और आपके लिए फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद एक और है, वो है राष्ट्रपति। अब आप ये कहेंगे कि वो गरीब है, तो इसीलिए हमने कहा DLS से ये डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो हाई कोर्ट में होता है वो SLS से कहलाता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और जो सुप्रीम कोर्ट में होता है वहाँ नालसा कहलाता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आप वहाँ सब जगह ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ जाकर वही एक एप्लीकेशन देनी है ID लगाकर, और वहाँ पर जो जैसे हम पैनल में हैं, वहाँ भी पैनल में होते हैं, तो आपका वहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है? यस मैम, जी, थैंक यू मैम। आप में से कोई और जो अपना क्वेश्चन पूछना चाहे, हाथ ऊंचा कर दे, हाथ ऊपर उठा दे। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सब खुश संतुष्ट हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैम, सेकंड क्वेश्चन। हाँ चलो, आप ही पूछो किसी। विमेन एट वर्क प्लेस, महिलाएं काम के लिए जाती हैं, वहाँ पर उसके साथ फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड सेक्सुअली हरासमेंट होता है। तो हमारे देश में इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कानून है, प्लीज? इसमें भी कानून बना है, और वो है कि आपका जहाँ आप सर्विस कर रही हैं वहाँ अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए कानून है कि कार्यरत कि कहीं भी जो वर्क कर रही हैं लेडी, तो वहाँ पर आपके साथ ऐसा होता है, आप एक रिपोर्ट लिखाएंगी, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होगी। ऐसे बहुत से केसेस हैं, पर यह है कि उसमें महिला को आगे आना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं आगे नहीं आती, क्यों? उनके घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अगर वो वहाँ जॉब नहीं करेंगी तो घर कैसे चलेगा। महिलाएं खुद ही चुप हो गए, वो सब कुछ एक्सटॉर्शन जितना है उनके साथ वो सब सह लेती हैं, उन्हें आगे आना पड़ेगा। उसके लिए कानून है, आप उसमें स्पेशल वो चलता है कि आप जो है एक वर्किंग लेडी हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, वो सब कानून है, उसके तहत होता है। उन लोगों को सज़ा भी मिलती है, बट ये उसके लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। और आपने देखा कि बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ वो महिलाएं कोई कंप्लेंट करती हैं, या तो वो घर से वो हैं, या वो अगर मैरिड हैं तो कि अगर मैं ससुराल में ऐसे बताऊंगी, मैं हस्बैंड को ऐसे बताऊंगी, तो या तो हस्बैंड नौकरी छुड़वाएंगे या जो है मेरे कोई घर से निकाल देंगे। ये एक डर उनमें समाया रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप आगे आएँ, आप आगे आएंगे, आपके साथ बहुत से कहते हैं ना, अकेला ही चला था कारवां चलता गया, है ना। एक तो चलना अकेले ही पड़ता है। पीछे ये है कि धीरे धीरे करके आपकी सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, प्रशासन आ जाता है आपकी सपोर्ट में, पर यह है कि पहल आपको करनी पड़ेगी, है ना। रास्ता कोई दिखा सकता है, पर मंजिल तक तो हमें ही पहुंचना है। हाँ, पहला स्टेप हमें उठाना है। जी मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। बच्चों, आप लोगों में से किसी भी प्रकार की कोई कानून की जानकारी, कोई भी आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मैम बहुत अच्छे तरीके से आपका जवाब देंगी। ये आपके अंदर होना चाहिए कि हम अपने सवालों को सामने रखें। कोई है पूछने वाला? और ये भी जरूरी नहीं है कि आपके घर में ही हिंसा हो रही है, किसी की आपके पड़ोस में हो रही है, या आपके पास कोई आया कहने के लिए कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, मेरे को खर्चा नहीं दे रहा है हस्बैंड, मेरे बच्चों का नहीं दे रहा है, और मैं बच्चों की फीस कैसे दूँ, तो उसके भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप हमारे पास ला सकते हैं। बल्कि मैम आप लोगों की डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, हमारे ही डिपार्टमेंट से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? हाँ बेटा, लो आप अपना नाम बताएं और क्या कर रहे हो वो सब बताएं और फिर पूछें। Hello ma'am. हेलो, My name is Ariba and I'm from TCAB. Actually ma'am, thank you so much for coming here. कि हमें आगे चल के एक इक्वालिटी पे वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप सबके साथ चलना है। तो मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, और इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जितनी बेड़ियाँ होती हैं पैरों में,
उतने इंसान उड़ने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है? हाँ बिल्कुल सही बोला जी। आपने। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग साथ में मिलकर वर्क करें और उन्हें इससे ज़्यादा टीचिंग मिले, लर्निंग मिले कि हाउ टू बिहेव विद गर्ल्स, विद वुमेन्स। बस, थैंक यू सो मच। चलो उसमें जो आपने बोला ना कि जितनी बेड़ियाँ होती हैं उतने उड़ने का वो होता है। जिसे बाबू उड़ना है, अपना मुकाम हासिल करना है, आप देखना जो हमारे जजेस में आते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर आते हैं, वो इतने छोटे घर से आते हैं। पता लगा पापा रिक्शा चला रहा है। अभी एक बनी है हमारी PCSJ में आई है, उनके पापा रिक्शा चलाते थे। दूसरा मैम, दूसरा बेटा आपका जो क्वेश्चन था को एजुकेशन से था ना, कि बॉयज़ भी हुए गर्ल्स भी हुए, तो किन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट ने आपका अलग किया हो। वैसे समानता का जो अधिकार है मैं जानती हूँ, है ना, आप भी जानते हैं कि उसमें यह है कि वो कैसा बिहेव करेंगे। किसी की मेंटेलिटी को आप नहीं पढ़ सकते, चेहरा देख के आप नहीं बता सकते ये बंदा कैसा है। मैम यही तो जागरूकता देनी है ना, ये जागरूकता देनी है। और यहाँ पर दिव्यांग हैं, उन्हें मतलब अभी मेरे ख्याल से 8 साल पहले, केस तो बहुत पुराना था, एक दिव्यांग थी, नहीं उसे मालूम था कि उसके साथ किसने मोलेस्टेशन किया, बट यह कि मुंबई पुलिस ने उसे ले जा के और कुछ प्रूफ करके तब उसे जो पनिश किया था। तो आपकी ही सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, मतलब मे बी, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है आपको बॉयज़ से अलग रखा हो, क्योंकि जब आप एक उस एज में आ जाएंगी, 18 पार कर लेंगी, आपको अपने अच्छे बुरे का नॉलेज हो जाएगी, है ना। को एजुकेशन, क्योंकि आजकल स्कूल में पहले नहीं सिखाया जाता था गुड टच एंड बैड टच। मैम गुड को एजुकेशन नहीं, मतलब उन्हें ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी कैसे बिहेव करना चाहिए। माइक पकड़ लो। हाँ, तो बेटा वही बता रहे हैं कि फेस देख के किसी का पता नहीं चलता। सब पता होने चाहिए कि क्या हो, लड़कियों के साथ बिहेव कैसे करना है, मतलब स्पेशली उनकी टीचिंग होनी चाहिए लड़कियों से ज़्यादा। हाँ, मैं इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से, पर ऐसा नहीं है कि मतलब ये देखो घर में भी बताया जाता है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं करोगे, पर पता लगा बेटे ने कर दिया, है ना। किसी वो एक क्षणिक उन्माद भी कह सकते हैं कि एकदम से किसी लड़की को देख के अट्रैक्ट हो गए, थोड़ी बातचीत करी और लड़की ने भी जो है उसके, ये समझो कि उसके फ्रॉड में वो जो एक छोटी उम्र का वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है, वो ना तो प्यार मोहब्बत होती है और कैसे बिहेव करना है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी भी अपराध में फंसे, खास तौर से लड़कियों के, क्योंकि को एजुकेशन में देखा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, बाद में लड़की को कोई अच्छा सा मिल जाता है, उससे ज़्यादा अमीर आजकल जो हो रहा है, तो वो पहले वाले को छोड़ देते हैं। अब पहले वाला जो है जब उसे बार बार बोलेगा भाई तू मेरे साथ गई थी, तूने मुझे ये बोला था, अब तू मेरे से ऐसा रूड व्यवहार क्यों कर रही है, तो लड़की कहती है कि ऐसा क्यों, है ना, हाउ, ऐसे बोल देती है। और जब उसे लगता है कि लड़का ज़्यादा परेशान कर रहा है, पहले वाला जिससे उसने बड़े कस्मे वादे किए थे, तो उसके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखा देती है और एंड क्या होता है, लड़का जेल में जाता है। ऐसा ही एक वहाँ पर है मैम, इंजीनियरिंग कर रहा था, लड़की 2 साल बड़ी थी, तो गए मसूरी घूमने, उसने उसे मोबाइल लेके, जैसे लड़कों का होता है इम्प्रेस करने के लिए, है ना, और वो समझो कि वो वाकई में उसे प्यार करने लगा था। बट क्या हुआ, लड़की को कोई दूसरा मिला। जब उसने यही बोला कि तुम मेरे साथ गई थी, ये किया, उसने कहा हाउ, क्या हो गया अगर मैं गई थी तो, और एक रिपोर्ट लिखाई, वो उसकी इंजीनियरिंग बेचारे की अब जेल में ही हो रही है, वो जेल में ही है ना बेटा। हर हाँ, थैंक यू मैम सो मच, आपने इतना अच्छा आंसर दिया, और अरीबा थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए। और बच्चों आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछें। हाँ जी, पूछो ना। हाँ बिल्कुल, फिजी आप पूछें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक गर्ल्स होती हैं, उनका MNC में जॉब लग जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और मोस्टली क्या होता है, उनको नाइट शिफ्ट दी जाती है। नाइट शिफ्ट में तो उसमें सुरक्षा का एक्चुअली सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो एक तो ये नाइट शिफ्ट बंद होकर डे शिफ्ट हो जानी चाहिए, और अगर ये डे शिफ्ट नहीं हो पाती है तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रावधान है हमारे देश में? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ जो देहरादून में तो कॉल सेंटर में लड़कियों का नाइट का नहीं है, बट दिल्ली जैसे शहर में नाइट का लड़कियों का भी है। उसमें वो तो उनकी चॉइस है, वो किसी और उसमें जा सकती है लाइन में, बट उनका मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ दिन रात काम होता है, तो वहाँ लड़कियाँ करती हैं। बल्कि उनकी अपनी एक कैब होती है,
जिसमें लड़कियों को लाना ले जाना होता है, राइट। वो उनका वो कंपनी के उसी में होता है शेड्यूल में कि हमारी एक कैब होगी, उसमें जिससे जाना है नाम लिखा दे। बाकी देखो सुरक्षित तो अगर आज के दौर में कहा जाए तो लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल राइट। ये फैक्ट है ना। और ये है कि मेरा ये मानना है कि लड़कियों को थोड़ा सा मार्शल आर्ट सिखा दिया जाए और कुछ नहीं तो वो लाल मिर्च लेके चले अपने पर्स में, थोड़ी देर के लिए तो सुरक्षित हो जाएगी, तब तक इतना से वक्त हो जाएगा वो भाग जाएगी। हाँ, पर फिजी आपके इस प्रश्न में ही एक और अगर बॉयज हैं या मर्द हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक तरफ आप समानता की बात करते हैं, हाँ। दूसरी तरफ आप इस तरह से करते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए या नहीं दी जाए नाइट ड्यूटी, तो उसके लिए हमें खुद तैयार होना पड़ेगा बेटा। हाँ। राइट। खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, जैसे मैम ने बोला मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए, मिर्चियां रखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमें बहुत खुद ही सुविधा है, खुद हमें ही अपने करना अधिकारों के लिए सचेत रहना पड़ेगा। हाँ। हमें रहना पड़ेगा भाई। अगर हमें लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है तो आपने देखा होगा यहाँ पर देखो गर्ल्स है, एक सिक्स सेंस होती है गर्ल्स की, बहुत मजबूत होती है सिक्स सेंस। अगर कोई पीछा कर रहा है उसे एकदम से वो आभास हो जाएगा कि मेरा पीछा हो रहा है ना, तो आप उसे रोक सकती हैं। आप पुलिस थाने में जा सकती हैं, आप किसी जो वास्तव में समाज से सोशल वर्कर भी आजकल देखा जाए तो 100% सोशल वर्कर नहीं होते जी, पर यह है कि अगर आपको है कोई ऐसा है आप घर में बता सकती हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, आपके भाई हैं या कोई हैं वो आपको वहां तक छोड़ सकते हैं। इसके लिए अलर्ट आपको ही रहना है, सजग आपको ही रहना है। हाँ, और सबसे बड़ी बात अपनी बात खुलकर कहनी है, सहना नहीं है, चाहे घर हो या बाहर। अगर आपके साथ कोई भी जरा सी भी बदतमीजी करता है तो उसे आपको बताना है। आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है ना। जैसे घर में एक कोने में खुसुर खुसुर हो रही है तो लगता है ना कि हमारे खिलाफ तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको वो अलर्ट रहना होगा, हमें बोलना पड़ेगा, वी हैव टू स्पीक हाँ। और अब मैं जो एंड रिफ्यूज साइलेंस। हाँ, अब मैं जो हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है जिसका बैनर भी यहाँ लगा है DLSA का, उसमें कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, किस किस को फ्री एडवोकेट मिल जाएगा, जी मैम। उसके लिए मैं माइक दूंगी सुनीता सिंह जो हमारे DLSA में पैरालीगल वॉलंटियर हैं, तो ये आपको बताएंगे। सुनीता जी, सुनीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि मैम ने सभी चीज़ें बता रखी हैं, इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ये बताऊंगी कि पहले जब हम न्याय के लिए सोचते थे, यानी कि हमारे दिमाग में आता था कि हमें कोई केस करना है या कोई ऐसी मदद चाहिए, तो हमारे दिमाग में क्या आता था कि पैसा नहीं है। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठे हैं। जी, उसमें गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमारा DLSA में उनके लिए काम करता है जी। कि जो आजू बाजू हैं वो तो पहुंच जाएंगे और उन तक कौन पहुंचेगा। तो इसके लिए हमारे हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पैरालीगल वॉलंटियर का चुनाव किया गया, तो उसमें से मैं भी हूँ PLB जी। तो हम लोगों का मेन काम ये होता है कि हम स्कूलों में जाएं, हम समुदाय में जाएं, वहाँ पे साक्षरता शिविर लगाएं और वहाँ से वो लोग निकल के आए जिनको सच में इनकी जरूरत है, निःशुल्क कानूनी सहायता की जरूरत है, तो हम लोग वो काम करते हैं। इनमें फिर कुछ कैटेगरी हैं, कहने का मतलब है सब लोग तो बड़े आसानी से आ जाते हैं, पर जो कैटेगरी है उनके अंतर्गत आए तो हमें भी अच्छा लगता है निःशुल्क कानूनी सहायता देने में। तो सहायता हम दो तरीके से देते हैं जी, एक तो विधिक सलाह देते हैं और एक विधिक सहायता देते हैं। सलाह में वो लोग आते हैं जो दिमाग में तो बहुत चीजें चलती हैं, मान लीजिए कोई घरेलू हिंसा का केस है तो वो किसी एडवोकेट के पास नहीं, हालांकि मैं भी एडवोकेट है पर सच्चाई यही है, तो वो कहेंगे अच्छा तुम्हारा घरेलू हिंसा का केस है, तुम 498 भी डाल दो, तुम भरण पोषण का भी डाल दो, मतलब वो सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ आने का वही मकसद है कि विधिक सलाह में हम ये बता सकते हैं कि तुम ये केस करो, तुम्हारा ये बेनिफिट है, तुम ये करो, तुम ये, इस तरीके से सलाह होगी। और सहायता के अंतर्गत हम उनको वकील देते हैं, तो हमारे पैनल में जितने भी वकील हैं जिस तरीके का वो केस लेके आते हैं वो हम वकील देते हैं। तो ये दो तरीके से हम अपना सहयोग करते हैं। अब इसमें कैटेगरी है, एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक इसमें शामिल हैं। दूसरे हैं संविधान में वर्णित 23 में मानव दुर्व्यवहार से बेकार शिकार व्यक्ति,
वो सभी लोग हैं जो मैंने बताया अंतिम छोर में बैठे जी, हुए जी। हैं। तीसरे सभी महिलाएं एवं बच्चे, क्योंकि वो सबसे कमजोर माने जाते हैं समाज में। चौथे हैं विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। विकलांग, हाँ, ये पुराना है ना, दिव्यांग। दिव्यांग, क्योंकि पहले जी, विकलांग बोलते थे, अभी दिव्यांग हो गए, ठीक है। और इसमें यह है दिव्यांग को पेंशन भी मिलती है, समाज कल्याण विभाग उन्हें पेंशन देता है। जी उसमें 40% का दिव्यांग दिखाना पड़ता है। वो एक सर्टिफिकेट बनाते हैं जो कोरोनेशन हॉस्पिटल में हर बुधवार को कैंप लगाते हैं सीएमओ की तरफ से। तो उसमें भी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर की ड्यूटी होती है जो इनमें मदद करते हैं। उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर जो कार्य करते हैं। फिर है वरिष्ठ नागरिक, क्योंकि वो भी कमजोर माने जाते हैं। सीनियर सिटीजन और जितने भी जेल में बंदी होते हैं उनके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में, जिनके कोई पैरोकार नहीं है, जैसे बंद कर दिया, बिहार का कोई मजदूर आया, पुलिस ने बंद कर दिया किसी केस में, और पता लगा बिहार में माँ पापा हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते, तो जेल से ही एक लेटर आता है, तो हमारे पैनल में जो क्रिमिनल उसमें है तो उन्हें वो वकील दे दिया जाता है। जी। और भूतपूर्व सैनिक भी हैं, किन्नर समुदाय के सभी व्यक्ति हैं, समुदाय जो होते हैं जी। और HIV एड्स से पीड़ित सभी व्यक्ति इसमें शामिल है। तो हम इन कैटेगरी को, हमारा मतलब यही उद्देश्य होता है कि इनको कम से कम सहायता मिले। तो ये है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पूरा प्रावधान। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। हाँ, तो अभी भी कोई और सवाल पूछना चाहता है आप लोगों में से तो पूछ लो बच्चों। हाँ बिल्कुल बेटा, अपना नाम बताना। एक मिनट बेटा, अच्छा हाँ, लो लो माइक है मेरे पास, आगे आओ। हाँ, अपना नाम बताना और क्या बोल रहे हो बता के फिर पूछना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तनुजी है, तो मैं पंजाब से हूँ, कपूरथला से। तो मैं TCB की स्टूडेंट यहाँ पे कोपा कर रही हूँ मैम। गर्ल्स के जो अधिकार आपने बताए हैं मैम, जो हमारे मम्मी पापा हैं मेरे, तो मैम वो कहीं भेजते नहीं है, कहते कि मतलब को एजुकेटेड में हम पढ़े हैं मैम, उन्होंने हमें कहीं भेजा नहीं है के लिए, जैसे कि ऑटो रिक्शा लगवा देंगे सब वो सब। मैम हमारे पेरेंट्स डरते हैं अभी भी, तो मैम इसके लिए क्या करना चाहिए? बेटा ऐसा है, आप अच्छा करोगे तो पेरेंट्स को प्राउड फील होगा, है ना। Yes. और हर पेरेंट्स डरता है, खास तौर पे लड़कियां, जैसे आपने अभी मैम ने भी बोला कि वैसे समान अधिकार मांग रहे हैं, पर आज भी मोस्टली पेरेंट्स लड़कियों को 9 बजे कोई सौदा लेने या 8 बजे नहीं भेजेंगे। वो सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए बेटा, कि आपको कोई ऑटो लगाया, पता लगा ऑटो इधर उधर चला गया, है ना, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा होता है। एक लड़का है, उसे रात के 11 बजे भी भेज दोगे कि जा भैया वो सामान लिया, लड़की को नहीं भेजोगे। माँ बाप भी डरते हैं, माँ बाप भी प्रोटेक्शन चाहते हैं। और बेटा जहाँ तक आपके मम्मी पापा का सवाल है, उनमें तो आप ही हिम्मत भरोगे ना, उन्हें एक डायलॉग बोलना, बोलोगी? हैं? हाँ जी बोल रही है यस। ये बोलना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो यारो, ठीक है, इससे हिम्मत भी आएगी। हर मम्मी पापा यही चाहते हैं हमारा बच्चा सेव रहे। लड़की के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं माँ पापा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लड़कियों पे ही, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं हिंसा की, किसी भी तरह की हिंसा लड़कियों पर होती है। और जैसे हमने बोला कि आप भी थोड़ा हिम्मत दिखाएं, उन्हें अपने विश्वास में लें, है ना। और अब और एक कोई कुछ question, पूछना चाहता मैं है तो पूछे? हाँ पूछो बेटे। जैसा कि हमारा भारतीय संस्कृति का पतन होता जा रहा है, ये सब आपको पता ही है कि हमारे देश में एक कांड हुआ है, श्रद्धा कांड। तो उसमें अगर उसने ध्यान रखा होता मतलब कुछ बातों का, तो शायद इसे रोका जा सकता था। कानून तो तभी काम करेगा ना जब हम लोग सचेत रहेंगे। तो ये श्रद्धा ने अगर ध्यान रखा होता है इस चीज का, तो मतलब समाज का, भारतीय संस्कृति, तो फिर मैम हम कैसे इसको रोक सकते थे? पहली बात तो ये है कि आजकल हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ गए हैं, अपनी सोच में बढ़ गए हैं। पहले आपने देखा होगा, हमारे भी माँ पापा रहे, दादा दादी रहे, जहाँ शादी के लिए बोला वहाँ कर दी, जैसे निभ रही। अब चूंकि एजुकेशन बहुत होगी, टेक्नोलॉजी बहुत होगी, अलग अलग BCA BBA, हमारे टाइम BMA होता था, है ना।
तो उसी तरह से अब जब माँ पापा, जैसा भी उन्होंने कहा कि बाहर नहीं भेजते, यहाँ उल्टा है। यहाँ माँ पापा ने, लड़कियाँ भी कहती हैं हमें अपना लाइफ स्टाइल जीना है, आपको कुछ नहीं आता, आप पुराने जमाने के हो। तो माँ पापा जिनके हाथ पैर इस समय थोड़े शिथिल पड़ चुके होते हैं, उन बच्चों को नहीं रोक सकते, और आजकल तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। आप बच्चे को रोक के देखो, 10वीं क्लास का बच्चा जब पंखे पे लटक जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो दुख किसे, माँ पापा को है। इसमें भी यही है, वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिव इन रिलेशनशिप में रहो। पहली बात तो हम कहते हैं वो गलत है, उन्होंने ही जब वो संस्कृति नहीं देखी, है ना, तो इन लोगों को तो फिर खुली छूट मिल जाती है ना, मैरिड है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, कर लो क्या करो, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी जी, अब कुछ नहीं होता, है ना। तो ये तो लड़की को सजग रहना चाहिए था ना। ये अगर या तो तुम इतना आगे मत बढ़ो, उसने जो आगे बढ़ना ही तो लिव इन रिलेशनशिप ये है कि भाई तुम एक मैरिज ही तो नहीं कर सकते, बाकी तुम्हारा सारा फिजिकली रिलेशन वगैरह सब एज बनेगा। और कलकत्ता में मर्डर भी हुआ है लड़की का। लड़की रहती थी, लड़की को, क्योंकि लड़कियां ज्यादा जज्बाती होती हैं, उसने उस लड़के को अपना सब कुछ माना, लड़के ने जो है जब वो नहीं मानी, लड़के ने मर्डर करवा दिया जी, है ना। तो उसके दुष्परिणाम है ये। आजकल कोई लड़की, मैं आपको बताऊं, सिर पे चुन्नी रख के और सलवार सूट में जाए तो सब बोलेंगे बहन जी। वो नहीं सुनना चाहती, वो मॉड रहना चाहती है, जीन्स में, टॉप में। उन्हें भी लगता है हम भी समाज का एक अंग शायद इससे बने। और आजकल दूसरा ये है कि एक महंगाई इतनी है कि पेरेंट्स दोनों, माँ पापा को काम पे जाना पड़ता है, बच्चे को मेड के हवाले करा, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की जो जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए माँ पापा के पास टाइम ही नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, और कोई भी अच्छी शिक्षा फ्रेंड सर्कल में शायद ही दी जाए जी, तो वो गलत रास्ते ही जाता है। देहरादून में नशा सबसे ज्यादा हो गया 6-7 साल से, और जितने बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ नशा ज्यादा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो लुक आफ्टर जो पहले होता था, पहले जॉइंट फैमिली होती थी। अगर पापा खेत पे गए, माँ घर में है, तो माँ है ना घर में, एक जना बच्चों पे नजर रख रहा है। आजकल नहीं है, आजकल फ्रीडम है, हर किसी को फ्रीडम है। इसीलिए इतने सारे ये जो अपराध होते हैं, उसका एक कारण ये भी। जी मैम, एक सवाल मैं भी थोड़ा सा पूछना चाहूंगी कि मतलब ये सवाल उठता है फिर कि लड़की के साथ, जैसे श्रद्धा केस का फिजी ने सवाल उठाया, तो फिर वहाँ पर मतलब कि लड़कियों को क्यों शिक्षा दी जाती है? भाई लड़के भी तो उसमें बराबर के दोषी हैं, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं अच्छे से कानून बनते हैं जिससे कि उनमें डर पैदा हो, वो ऐसा गलत कदम ना उठा पाए? लड़कों के खिलाफ ही ये कानून है, जैसे पॉक्सो हो गया जी, है ना। पर हमने देखा पॉक्सो में एक लेडी भी अंदर है। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून की शायद जानकारी नहीं है लोगों को, बस जानकारी नहीं है। और इसीलिए हमारा जो डीएलएस है, जगह जगह जो जागरूकता शिविर करता है, उसमें कानून की जानकारी दी जाती है। जी। बहुत से लोग हैं, हम थोड़ी ये बुक्स वगैरह जैसे पहले उन्हें बताएंगे, फिर उन्हें देंगे, भाई आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो किसी से पढ़ा लो। बहुत शॉर्ट में वो कानून दिए जाते हैं ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए जी। कानून सब जानते हैं, पर यह है लड़कों को शुरू से ही, आपने देखा होगा हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। हाँ वो तो है ना। लड़का चाहे एक बार फेल हो जाए, उसे दूसरी क्लास में एडमिशन देता है, लड़की कितनी इंटेलिजेंट है उसकी पढ़ाई रुकवा दी जाती है। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है। तो वो तो मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, और वो जो है थोड़ा जैसे जागरूकता आ जाए लोगों में, तब वो मेंटेलिटी चेंज होगी कि लड़का लड़की बराबर। हमारे यहाँ हमारे फादर ने हम तीनों बहनों को, भाई को बराबर समझा, सब हम वेल एजुकेटेड। बिल्कुल। तो अब हम कार्यक्रम खत्म करें बच्चों, आप लोगों को कुछ समझ में आया बेटा? हमने बहुत सरल भाषा में समझाया, बिल्कुल। हमने लीगल लैंग्वेज यूज नहीं की, है ना। अगर आपको लगता है आप अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक रहे, सबसे पहले तो कि आप अच्छी सी एजुकेशन लें, पढ़ाई में ध्यान दें, फालतू बातों में ध्यान ना दें, अच्छा सा पढ़ के यहाँ से जाएंगे, इंस्टीट्यूट का भी नाम ऊंचा होगा, आपके घर वालों का भी नाम ऊंचा होगा, और आपका खुद का होगा। आप जो मुकाम पाना चाहते हैं वो मुकाम पाना। जिस देश में नारी की पूजा की जाती है वह देश सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले तो ये कि हमें जो डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, वोलेशन जो विमेन का हो रहा है, हमें इसकी शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी, फ्रॉम होम। क्योंकि जब हम घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बाहर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे? तो इसकी शुरुआत हमें घर से ही करनी पड़ेगी, राइट? जहाँ तक अधिकारों की बात है, हम सच में सजग नहीं रहते जी।
अभी जैसे वो समानता की बात हो रही है, तो चाहे हमारे भाई छोटे हो और हमें कुछ मार्केट से लाना हो तो कहेंगे इसका हाथ पकड़ के जा। हमें पता है कि हम उसकी रक्षा करेंगे पर वो रक्षा तो हमें हमारा पहला अधिकार तो वही छीना गया। तो इस तरीके से पहले हमें अपने अधिकारों के लिए सजग रहना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, हम दूसरों को भी बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खुद में हिम्मत लानी होगी और खुद को विश्वास, माँ बाप को विश्वास दिलाना होगा कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं लड़के के समान सभी काम कर सकती हूँ। ठीक है ना? चलो, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लता मैम का धन्यवाद करना चाहेंगे और सुनीता जी का जो यहाँ पे आए और अपना कीमती समय हमें दिया। प्लीज आप इनके लिए जोर से ताली बजाइए। थैंक यू सो मच।